जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज जो हम आपके लिए ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसमें आपके शिफ्ट जो आपका रहा है 21 नवंबर की शिफ्ट को देखते हुए हम ये सारे पेपर जो एनालाइज पेपर हैं आपके लिए लेकर आए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, एनालाइज क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटिव रहेंगे। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगेगी तो उसे लास्ट में जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब लोग आते हैं, क्लास देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ सब लोग लाइक कीजिएगा। और कोई भी नया स्टूडेंट जो आज हमारी क्लास से जुड़ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को, है ना। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, एक बार आप सब लोग शेयर कर दीजिएगा। हमारी पहले भी मैराथन क्लासेस डल चुकी हैं। अगर आपका पेपर अभी नहीं है, थोड़ा टाइम है, अगर आपने पुरानी मैराथन क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको एनवायरनमेंट मिक्स्ड क्वेश्चन क्लासेस, आपको हर टाइप की हमने क्लासेस डाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, यूज़फुल क्लासेस रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लें। और बहुत जल्दी आपके लिए न्यू एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है जो वर्ग 2 के लिए रहेगी। और आपके अगर आप एसएससी वगैरह एग्ज़ाम देते हैं तो उनसे भी रिलेटिव रहेगी, आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम भी दूंगी। आप उस 20 सेकंड्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करिएगा। आज की क्लास हम बिल्कुल स्पीड में लेके चलेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है। तो आपको जल्दी से बताना है निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है। उसका नाम ज़रूर बताइएगा, हाथी, बकरी या लोमड़ी या बंदर। तो लीजिए, मैं आपको 20 मिनट सेकंड का समय भी दे देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी आज की क्लास में, केवल 20 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तो उस समय के अंदर ही आपको आंसर करना है। तो फटाफट आप 20 सेकंड में आंसर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा है ना, तो जल्दी से आंसर दी। जल्दी से आपका देखिए टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है और जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेगा कि द्वितीयक उपभोक्ता। लीजिए, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और लीजिए आपका तो राइट आंसर जो हो जाएगा आज का इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा करेक्ट सी। मतलब जो लोमड़ी है ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता है। आपने अगर पिरामिड्स देखें तो पिरामिड से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड, घास के मैदान में बनने वाला पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ये आप याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड और घास के मैदान में बनने वाला जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है और जल का पिरामिड उल्टा बनता है। ये भी आपको याद। समुद्री अगर हम जल की बात करें या जल में बनने वाले जो पिरामिड्स होते हैं वो उल्टे बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका सी रहा है, हाथी, बकरी। तो ये प्राथमिक में आएंगे क्योंकि आपके प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं वो शाक वगैरह का भक्षण करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता जो रहते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। और जो आपका महान अपन बोल सकते हैं जो आपके सर्वाहारी जिसे बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता जो रहते हैं वे सर्वाहारी होते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के सेक्शन में एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर हम पेड़ों की जानकारी ले रहे हैं, पेड़ों से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उनसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा कि पत्तियों के बारे में मौखिक रूप से समझें, मॉडल की सहायता से पत्तियाँ और उनके कार्यों को समझा जाए, है ना, पत्तों के बारे में व्याख्यान देकर या छात्रों को बगीचे में ले जाकर। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय भी देते हुए चलूँगी। देखिए, अगर आपको कोई भी कार्य सिखाया जाता है, कोई भी प्रैक्टिकल किया जाता है, तो जब तक अगर हमें खासकर बोटनी में और अगर पेड़ों के संबंधित जो है आप उसके बारे में पढ़ तो रहें, मगर जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उस कार्य को अधूरा माना जाएगा। क्योंकि हमने उसके बारे में जानकारी तो सब ले ली मगर अभी तक हमने उसे देखा नहीं। तो आपके 20 सेकंड का समय पूरा होता है और इसका राइट आंसर होगा डी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, कि छात्रों को पहले बगीचे में लेकर जाएं, फिर उसके बाद में उनको समझाएं कि ये पेड़ कैसा है, इसकी पत्तियां द्विबीजपत्री हैं या एक बीजपत्री। अच्छा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दो बीजपत्री के पौधे के बारे में बताएं, तो याद रखिएगा जो द्विबीजपत्री के पौधे होते हैं, मतलब जो द्विबीजपत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विबीज। तो याद रखिएगा जिनको हम जगह तोड़ते हैं तो उनमें से दो बराबर बीजों का निर्माण होता है। जैसे आपने अगर चने की दाल देखी है, दालों को देखा होगा, है ना, दालों में ज़्यादातर द्विबीज होते हैं। दाल कैसे होते हैं, द्विबीज। जैसे मटर है, अगर आप मटर के दाने को बीच में से तोड़ेंगे तो वो दो भागों में आराम से टूट जाएगा, मतलब दो पार्ट्स में निकल जाएगा। तो जैसे मटर हुई, आपकी दाल, चना वगैरह दाल हुई, तो क्योंकि दालों को आपने देखा होगा तो वो बीच में से डिवाइड होकर दो बनती है ना। तो जैसे इस टाइप के जो पौधे जो होते हैं वो द्विबीजपत्री के होते हैं। और आपका अगर एक बीजपत्री का आप पौधा वगैरह देखोगे तो उसमें से आपको तोड़ने पर कोई बीच में से कोई आपका दो भागों में, पार्टों में उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि सतत विकास का 2002 का विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो सतत विकास का आपका जो विश्व शिखर सम्मेलन था 2000 वाला, 2002 का, वे कहाँ आयोजित किया गया था। आपका डबलिन में, दोहा में, जोहान्सबर्ग में या आपका रियो डी जेनेरो में। लीजिए मैं इसके लिए टाइम भी दे देती हूँ 20 सेकेंड का। जल्दी से इन 20 सेकेंड में आप आंसर दीजिएगा कि 20 सेकेंड में आपका आंसर क्या होगा। सतत विकास, आपके कितने सतत विकास के स्तंभ है, तो 7 आपके जो है ना सस्टेनेबल गोल हैं, जो 17 हैं आपके सस्टेनेबल गोल, है ना। उसमें आपका शिक्षा से संबंधित है ना, और फिर इसके बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, जल से संबंधित है, आपके निवास से संबंधित है, आप कहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। तो जो आपके 17 सतत विकास से संबंधित गोल हैं, इनका एक जो आपका जो आपके देश के किस तरीके से डेवलप कर रहा है, किस में कितना योगदान दे रहा है, तो इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपका करेक्ट सी हो जाएगा, यानी जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग जो सतत विकास का आपका है ना, सतत विकास 2002 वाला जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये आपको याद, माफ़ कीजिएगा, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है ना। कब, 2 फरवरी को मना है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है, जो निम्नलिखित में से किस रामसर साइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है। अब आपसे ये पूछा गया है जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, तो उसकी डेट पूछी गई है 1968, 1970, 1971, 1975। इसका आपको आंसर देना है। तो आपको याद होगा जो हमारे, अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि रामसर जो कन्वेंशन है ना, उसमें भारत में अभी तक कितनी साइट्स को है ना जोड़ लिया गया है, ये जल्दी से बताइएगा, है ना। अभी कितनी साइट्स प्रेजेंट में, कितनी साइट रामसर साइट में जुड़ी हुई है, और मध्य प्रदेश की कितनी रामसर साइट्स है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की 4 रामसर साइट है। 2002 में मध्य प्रदेश की आपकी भुजताल को रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया। सॉरी मैंने इसके लिए टाइम नहीं दिया है आपको, मैं जल्दी से दे देती हूँ, है ना। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आप उसको भी समझते हुए चलिएगा। तो 2002 में हमारे भुजताल को किस में जोड़ा गया था, रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये ईरान में जगह है जिसका नाम रामसर था, वहाँ पर इस जगह के ही नाम पर उस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया था। फिर इसके बाद हमारे यहाँ चिल्का लेक वगैरह को जोड़ा गया, है ना। फिर इसके बाद अपनी मध्य प्रदेश में आपका भोज ताल है, फिर इंदौर का जो आपका ताल है, सांकी सागर है, इन सभी को किस में जोड़ा गया, आपका रामसर कन्वेंशन में जोड़ा गया। 2022 में, मतलब पूरे 20 साल बाद हमारे कौन सा मध्य प्रदेश में दूसरी कन्वेंशन साइट जो रामसर कन्वेंशन साइट थी उसको इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स में। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1971 में इस कन्वेंशन को आयोजित किया गया था ना। अच्छा मैंने कल आपसे हेरिटेज वाला पूछा था, तो अभी तक वर्तमान में कितनी हेरिटेज साइट है, तो याद रखिएगा, तो ये 43 हेरिटेज साइट है, जिनमें से आपकी 35 क्या है, तो 35 आपकी हम बोल सकते हैं
कृत्रिम में है, मतलब मैन मेड से, है ना, ये वाली याद रखिएगा। 7 आपकी कैसी है, प्राकृतिक है ना, नेचुरल हेरिटेज है। और फिर इसके बाद 1 जो थी वो मिक्स्ड थी, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। ये मैंने हेरिटेज बताया आपको, है ना, रामसर साइट्स नहीं बताए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस स्मोक में ऑक्सीकरण एजेंट तो की उच्च सांद्रता होती है, और इसलिए इसमें ऑक्सीकरण स्मोक कहा जाता है। आपसे एजेंटों का नाम पूछा गया है, आपका एजेंट का ये थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ, एजेंटों की उच्च सांद्रता होती है, और इसलिए इसमें ऑक्सीकरण स्मोक कहा जाता है ना। तो स्मोक का ऑक्सीकरण एजेंटों का नाम पूछा है। मानव स्मोक, है ना, क्लोसिल स्मोक होता है, फोटोकेमिकल स्मोक होता है, या लंदन स्मोक होता है। तो लीजिए मैं इसका टाइम दे देती हूँ आपको, तो जल्दी से आप टाइम के साथ आंसर दीजिएगा। चलिए से आंसर दीजिएगा, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अभी दिल्ली में प्रदूषण जो होता है, वो स्मॉग जो होता है, धुआं, है ना, क्या होता है, इसमें जहरीली जो गैसेज होती हैं वो आपकी जो ओश होती है उसकी बूंदों के साथ मिलकर क्या बना देती है, एक कोरे का निर्माण कर देती हैं, जो आपके किसके लिए हानिकारक होता है, तो जो आपके फेफड़ों के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। अब इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटोकेमिकल। तो याद रखिएगा, जो आपका स्मॉग जो रहता है आपका, वो ऑक्सीकरण एजेंटों की उच्च सांद्रता होती है। क्या होती है, जो आपके ऑक्सीकरण एजेंटों की क्या होती है, उच्च सांद्रता होती है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण स्मोक कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण स्मोक किसको कहा जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक होता है, इसे ऑक्सीकरण स्मोक कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक जीव है जिसका उपयोग किसी परितंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग परितंत्रता को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है कि डिम्पोजर का, शिकारी का, जैव उपचारक का, या बायो डिकेटर का। आप इसका आंसर दीजिएगा। ये लीजिए, आपके 20 सेकंड दिए हैं मैंने आपको, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। अब ये आपका जो दिया गया है, एक जीव है, मतलब इनमें से एक जीव है ना, वो जिसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, परितंत्र की गुणवत्ता को मापने, मतलब परितंत्र में या तो प्रदूषण है या नहीं है, इसकी गुणवत्ता नापने के लिए किया जाता है। जैसे हम, है ना, जो एल्गी होती हैं, फंगस होती हैं, एल्गी वगैरह जो होती हैं, उनका उपयोग भी किसके लिए किया जाता है, तो उनका उपयोग भी आपका वहाँ पे प्रदूषण की मात्राओं को नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। जैसे कोरल रीफ वगैरह हुई समुद्र में। तो इसका आंसर दे देती हूँ पहले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। बायो इंडिकेटर जो होता है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, वहाँ पे परितंत्र की गुणवत्ता नापने के लिए बायो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, किसका उपयोग किया जाता है, बायो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कोरल रीफ आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो कोरल रीफ है वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, जिसका ब्लीचिंग होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, प्रदूषण के कारण उसका ब्लीचिंग होता जा रहा है। मतलब जो कलरफुल थी अब वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, वाइट होती जा रही है ना। कोरल जो है वो मृत होते जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने, कि ध्रुवपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग क्या है। ध्रुवपान में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग क्या है, तो इसका आपका गुर्दा, हृदय, फेफड़े या पेट। तो इसका आप आंसर दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या देंगे। इसका आंसर देना है आपको कि जो आपके ध्रुवपान में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है ना, ध्रुवपान से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना, गुर्दा, फेफड़े यानी किडनी, हार्ट, लंग्स या स्टमक, है ना। कौन सबसे ज़्यादा आपका ध्रुवपान से क्या होता है आपका, है ना, प्रभावित होता है। ध्रुवपान से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो, लीजिए इसका आंसर दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपके फेफड़े, है ना। जो लंग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप ध्रुवपान करते हो तो उसके ज़रिए जो धुआं होता है वो आपका किस में एग्जॉर्ब हो जाता है, तो वो आपके फेफड़ों में हो जाता है, जो आपके फेफड़ों को क्या कर देता है, नुकसान पहुँचाता है, जो श्वास लेने में आपको दिक्कत पहुँचाता है और श्वास लेने में आपको तकलीफ होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने, कि एंटी कॉपरेशन लिमिटेड, जो एंटी कॉपरेशन लिमिटेड एंटिक्स को किस वर्ष में गठित किया गया था। मतलब आपसे जो एंटी कॉपरेशन लिमिटेड है उसका पूछा है, इसे किस वर्ष में गठित किया गया था। तो लीजिए इसका मैं पहले तो आपको
टाइम दे देती हूँ और फिर आप आंसर दीजिएगा। चलिए, 1983 में, 1988 में, 1992 में या 1999 में कब दिया था, ये आपको बताना है। एंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूछा गया है, जिसे एंटेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे एंटेक्स भी बोला जाता है। जल्दी से, आपका टाइम भी खत्म होता जा रहा है, और चलिए आप आंसर भी दीजिएगा, है ना। चलिए लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी, 1992 में एंटेक्स का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है, जो क्या है, एक एंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म है एंटेक्स। आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं एंटेक्स की, तो याद रखिएगा एंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है? क्वांटम संचार की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? जीव विज्ञान के नियमों पर, रसायन विज्ञान के नियमों पर, भौतिक विज्ञान के नियमों पर, या नृविज्ञान के नियमों पर? ये आपको बताना है। लीजिए जल्दी से टाइम दीजिए आपका, और आप आंसर दीजिएगा। तो जो क्वांटम वगैरह जो होते हैं, ये होते तो आपको सुना होगा, अभी आपने क्वांटम कंप्यूटर का भी निर्माण किया जा रहा है ना, क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें स्पीड जो होगी, जो आपके सुपर कंप्यूटर से भी आपके कई गुना तेज़ी से होगी, है ना। क्वांटम जो कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर्स के निर्माण किए जा रहे हैं, जिनकी जो गति वगैरह होती है, तो नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं उनसे कई गुना तेज़ी से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भौतिकी, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कि भौतिकी जो आपका नियमों पर आधारित है, आपका कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। ये भी आप याद रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत जो आपने सुना होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्वांटम सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग कि आपका फॉर्म यार्ड खाद्य खेत जानवरों के और के विघटित मिश्रित को आपका संदर्भित करता है। आपका एक है ना फार्म यार्ड, जो खाद होती है, फार्म यार्ड खाद, वो खेत में जानवरों के कौन से गोबर और मूत्र, मतलब जानवरों के गोबर और मूत्र, जानवरों के गोबर और लाल, जानवरों के मूत्र और मांस, ये दो ऑप्शन सेम हो गए, तो समझिए जानवरों के मूत्र और मांस के से निर्माण की जाती कौन सी? फॉर्म यार्ड खाद। तो ये बताइएगा इसका राइट आंसर क्या देंगे आप? तो आपकी जो खाद है, इसका राइट आंसर क्या देने वाले हैं? तो जल्दी से इसका राइट आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसे लीजिए, ये टाइम है आपका, इस टाइम में जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि 4 यार्ड खाद। 20 सेकेंड है आपके पास। तो जो आपके जानवर, सड़े गले जानवर होते हैं, उनके जब वो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनके बाद क्या होता है, उनकी जो हड्डी या उनका जो शरीर के जो भी अंग वगैरह होते हैं वो विघटित होते हैं, जो खाद के रूप में क्या होते हैं, खेतों में मिल जाते हैं, है ना। याद रखिएगा। चलिए टाइम खत्म हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 4 यार्ड खाद जो होती है वो खेत में जानवरों के गोबर और मूत्र के विघटित, है ना, मिश्रित को संदर्भित करती है। याद रखना, इस खाद का नाम याद रखना, जो किससे बन रही है? आपकी जानवरों के गोबर और मूत्र से बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका MSP होता है, वह सबसे ज़्यादा खरीदी निम्नलिखित में से किस फसल की होती है? जो आपका MSP होता है, एक मिनट रुकिए जरा, इसके ऑप्शंस गलत हो गए। इसमें आता था चावल और गेहूँ, मैं लिख देती हूँ, चावल, गेहूँ, है ना, या आपके गेहूँ, धान, या आपका फर्स्ट है, सेकंड है, और थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा आपका, है ना, चावल और आपकी दालें, है ना। चलिए इन तीनों में से आप आंसर दीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका केवल गेहूँ, है ना। सबसे ज़्यादा जो MSP होती है उस पर गेहूँ की खरीद की जाती है, तो एक ऑप्शन आपका केवल गेहूँ लगाई दीजिएगा, एक, है ना, फोर्थ क्वेश्चन। तो गेहूँ की सबसे ज़्यादा इसमें क्या की जाती है? खरीदी की जाती है, ये आपको याद रखना। चलिए ये ऑप्शंस इसमें गलत टाइप हो गए हैं ना, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अब मैं आपको आंसर दे देती हूँ, उसका आंसर होगा गेहूँ, है ना। जो सबसे ज़्यादा गेहूँ का होता है आपका, है ना, सबसे ज़्यादा क्या होता है? गेहूँ।
सबसे ज़्यादा गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त करते हैं? गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल मतलब चीनी बनाते हैं? तने के रस से, बीजों के रस से, लंबी पत्तियों के रस से, या जड़ों को भिगोकर उसके रस से? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। लीजिए मैं आपको इसका टाइमिंग भी दे देती हूँ। जल्दी से दीजिए, ये आपका टाइमर, और जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका। आप क्या आंसर लगा रहे हैं? 20 सेकेंड है आपके पास कि जो गन्ना है उसके किस भाग से हमें चीनी प्राप्त होती है। अब मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके आप लोग कि गन्ना जो है वो कैसा, एक बीजपत्री पौधा है कि दो बीजपत्री पौधा है, ये भी आपको मुझे बताना है ना। तो जल्दी से बताइएगा इसके बारे में, है ना। जल्दी से अब स्थानिक जड़ें वगैरह इसमें पाई जाती हैं जो साइड में निकली होती हैं, याद रखिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तने के रस से। तो गन्ना जो आपने इस तरीके का हमारा जो शुगर कैन होता है ये आपने देखा होगा, है ना। ये शुगर कैन का एक छोटा सा मैंने फोटो बनाया है। अब देखिए इसमें ये जड़ें निकली होती है या फिर स्थानिक होती हैं। अब इसके जो इस तने का इस भाग से क्या बनाया जाता है, तो इस भाग से आपका रस निकाला जाता है ना, गन्ने के इस भाग से रस। और गन्ना कैसा है आपका, एक बीजपत्री आपका पौधा, मतलब एक बीज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्वेज में सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष बना था। आपसे नामीबिया में आयोजित की गई थी, है ना, जूनियर स्वेज जो आपका सेमीफाइनल था, उसमें पहले भारतीय पहुंचे थे पुरुष। तो उसका नाम बताना है। पहले तो मैं आपको टाइमर दे देती हूँ, फिर मैं उनके नाम पढ़ के आपको बता देती हूँ। तो चलिए, जावेद मोहम्मद थे, कुश कुमार थे, तुषार कोठारी थे, या शशि पांडे थे? नाम बताइएगा उनका क्या नाम है ना। तो नाम बताते हुए आपको चलना है। जल्दी से उनके नाम बताते हुए चलिएगा कि उनका नाम क्या है ना। जल्दी जल्दी सब लोग नाम बताइएगा। टाइमिंग भी जल्दी जल्दी ख़त्म होती जा रही है आपकी, तो आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए ये आपका ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट बी हो जाएगा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। कुश कुमार, कुश कुमार नामीबिया में जो आपका जूनियर है ना, जो आपका स्वेज जो आपकी सेमीफाइनल था उसमें पहुंचने वाले वो पहले भारतीय रहे, ये आपको याद रखना, पुरुष में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलोन डी और जीतने वाले, बैलोन डी और को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। बैलोन डी एक पुरस्कार है, मतलब एक आयोजित की जाती है प्रतियोगिता, उसका आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। तो बैलोन डी सबसे कम उम्र का पूछा गया। मैं आपसे नाम पढ़ने से पहले मैंने आपको टाइमिंग दे दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपके फुटबॉल खेलते हैं। लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉल खेलते हैं। रोनाल्डो लुइस नाइजीरिया, और लूका, है ना, लूका मॉड्रिक। तो इनका नाम बताना है आपको। जल्दी से जल्दी जल्दी नाम बताते हुए चलिएगा आप। चलिए टाइम भी ख़त्म हो गया है आपका, और मैं आपका इसका राइट ऑप्शन है आपका रोनाल्डो लुइस नाई, है ना, नाइजीरिया, है ना, याद रखिएगा। ये क्या है आपने, बैलोन डी, है ना, जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। निम्न में से कौन सा एक परावैंगनी स्तरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? परावैंगनी, है ना, नकारात्मक प्रभाव नहीं पूछा है आपका। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन मैं टाइम दे देती हूँ, मैं ऑप्शन पढ़ूंगी, जब तक आप मुझे आंसर दीजिएगा। त्वचा कैंसर, नेत्र मोतियाबिंद, है ना आपका। फिर तीसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षा विकार या मोटापा। अगर परावैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं, इनमें से कौन सा आपका प्रभाव नहीं होगा, ये पूछा गया। अच्छा, आपका जो परावैंगनी किरणें हैं, तो ये आपकी जो मतलब हम बोल सकते हैं ओजोन परत होती है, वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देती हूँ, फिर थोड़ा सा बता दूंगी। तो आ जाएगा मोटापा, है ना, मतलब मोटापा जो रहेगा आपका, ये परावैंगनी किरणों से नहीं होगा। तो मतलब आपको त्वचा का कैंसर भी हो सकता है ना, नेत्र में मोतियाबिंद भी हो सकता है, और प्रतिरक्षा विकार भी इससे हो जाएगा। प्रतिरक्षा विकार मतलब आपका जो इम्यूनो सिस्टम होता है, आपकी जो हम बोल सकते हैं शरीर में जो आपकी स्फूर्ति वगैरह जो रहती है, वो भी धीरे धीरे क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, मतलब कमज़ोर पड़ सकते हैं आप, है ना, याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद
आपका 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ओजोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और साथ में समताप मंडल में आपकी क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जमीनी स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान है। जमीनी स्तर के जो आपका ओजोन होता है उसके निर्माण में, पहले तो मैं आपको टाइमर दे देती हूँ तो आप आंसर लगाइएगा। मैंने क्वेश्चन तो रीड कर दिया है, अब देखिए आंसर करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ज़मीनी स्तर पे पूछा है उसने, मतलब ऊपर से नहीं, हमारे धरती से जो बनती है उसका आंसर देना है आपको। जल्दी से आंसर देते हुए आपको चलना है इसका कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा आपका, कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो ओजोन के बारे में तो आप जितना अच्छे से स्टडी कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, है ना। कौन सी गैस उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित, कौन सी गैस होती है ओजोन, है ना। ये सारे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी 16 सितंबर बताया तो याद रखते हुए चलिएगा, समताप मंडल याद रखिए चलिएगा, है ना। CO2 याद रखते हुए चलिएगा, कुछ गैसेस वगैरह के नाम भी, है ना। चलिए इसका राइट आंसर लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो जमीनी तौर पे ऑक्सीजन का आपके निर्माण में योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्नलिखित, है ना, शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने से निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण माफ कीजिएगा परिणाम प्राप्त होते हैं। आपके जो शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने से, है ना, तो हमें कौन से परिणाम मिलेंगे, तो लीजिए पहले टाइमर, फिर आंसर में क्वेश्चन आंसर दें। छात्रों का विविधीकरण होगा, छात्रों के बीच, है ना, छात्रों के बीच आपके भ्रमण होगा, छात्रों के बीच बेहतर अधिगम होगा, सीखने में, है ना, रूढ़िवादी का तरीके हैं। देखिए जरा, अगर आप किसी भी पढ़ाने के लिए उसके स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से कैलेंडर का निर्माण करें कि कब उनके टेस्ट होंगे, कब उनका टाइम टेबल निर्माण करेंगे, कब हम उनके यूनिट टेस्ट लेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम लेंगे, है ना, जो 3 मई 6 मई के एग्ज़ाम होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, वो कब होंगे, फुल ईयर मतलब पूरा एग्ज़ाम कब लेंगे, और फिर इसके बाद उनको उनकी प्रोग्रेस देखेंगे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमें इन सब के बारे में देखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हमको छात्रों के बीच बेहतर अधिगम देखने को मिलेगा। मतलब वो अच्छे से सीख पाएंगे और वो अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि वो कहाँ पर कमज़ोर है, उस चीज़ को उन्हें सीखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप कि शिक्षण अधिगम्य प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी की भूमिका के आधार पर इनकी विधियों को वर्गीकृत कीजिए, है ना। सबसे पहले अनुदेशात्मक विधि और विद्यार्थी अनुकूलन विधि, है ना। सही कोड को आपको बताना है आंसर में। लीजिए ये आंसर है आपका कि पहला, केवल पहला सही है ना, दूसरा सही है, दोनों ही सही है, इनमें से एक भी सही नहीं है। तो आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आपके जो अध्यापक होते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं, उन दोनों की भूमिका के आधार को आपको वर्गीकृत करना है। उनके जो भी एक दूसरे के बीच जैसे भी कनेक्टिविटी होती है उसको आपको बताना है। फिर उसके अनुदेशात्मक या विद्यार्थी अनुकूलन, तो आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों ही सही है। दोनों के बीच में अनुदेशात्मक विधियाँ होती हैं, विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ होती हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है। जैसे जैसे ही ऊंचाई में वृद्धि होगी तो तापमान में जो वृद्धि होगी उसे क्या कहा जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो लीजिए इसका आंसर दीजिएगा पहले तो आप, है ना, इसका आंसर दीजिएगा कि धनात्मक ह्रास दर होगी, है ना, ऋणात्मक ह्रास दर होगी, बढ़ती ह्रास दर होगी या घटते ह्रास दर होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, धनात्मक ह्रास दर होगी, ऋणात्मक ह्रास दर होगी, बढ़ती ह्रास दर होगी या घटती ह्रास दर होगी। ये आपको आंसर देना, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका टाइम भी खत्म हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो धनात्मक ह्रास दर होगी। याद रखना, जब आप वायुमंडल से मतलब नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जो आपके तापमान में धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है, धनात्मक दर से वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है ना।
ग्रीन हाउस जैसे ठंड इसकी जो खोज हुई थी, तो जो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ के पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए एक कांच का घर बनाया गया था जिसमें पौधों को रखा गया था। तो जो कांच के घर होते हैं वो बाहर की लाइट्स को अंदर तो आने देते हैं, मगर अंदर जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। और यही कौन बना रहा है, अब जो आने वाला हमारा जो वायुमंडल है वो भी इसी की तरह बिहेव कर रहा है। पहले तो इसका आंसर ले लीजिएगा आप, तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्यूरी। अब जोसेफ फ्यूरी ने क्या करा, एक कांच का घर का निर्माण करा और इसमें एक बहुत अच्छा पौधा सा रखा उनने, है ना, एक पौधा रखा उसमें, और उसमें अब जो आने वाली सूरज की जो लाइट थी, है ना, जो सूरज की जो लाइट होती हैं वो कांच के घर में प्रवेश तो कर गई, मगर कांच के से बाहर, है ना, नहीं जा पाई, कांच से बाहर नहीं जा पाई। ऐसे ही जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर, मतलब जो गैसें होती हैं, जो हानिकारक गैसें हो रही, बढ़ती जा रही हैं, ये क्या कर रही हैं, सूरज की रोशनी में से जो आपका ताप होता है उसे आने दे रही हैं, मगर जितनी मात्रा में आ रही हैं उतनी से अधिक मात्रा में उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या होती जा रही, गर्म होती जा रही। और ठंडे प्रदेशों में ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पेड़ पौधों को बचाया जा सके, वहाँ पे जो भी खाने वगैरह के, सब्जी वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। मगर अब धीरे धीरे हमारी पृथ्वी भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह बनती जा रही है, जिसमें हानिकारक गैसें आ तो रही हैं मगर वापस जा नहीं पा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जेथीजेयम और साइनेनस रोटेंटेस इनके उदाहरण है, मतलब इनमें आपसे पूछा गया है, ये कीड़े हैं, याद रखना है, कीड़ों के नाम है ये, है ना। आपका जेथीजेयम और एक आपका दूसरा है साइनेरस। तो जो हैं ये आपके कीड़े हैं, ये क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, फसल खाने वाले कीड़े हैं, खरपतवार खाने वाले मतलब खरपतवार हैं ये, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म आपके जीव है। तो इसका आंसर आपको देना है। लीजिए ये टाइम है, इसमें आंसर दे दीजिएगा आप। तो ये कीड़ों के नाम है जेथिंजेयम, है ना, ये याद रखिएगा, है ना। रोइंटे आपका जो रोटेंटेस नाम है इनका, ये आप याद रखिएगा। और जो साइनेनस है ना, ये क्या करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आप आंसर क्या देने वाले हैं, ये क्या करते हैं। तो जल्दी से लीजिए, आपका टाइम भी ख़त्म हो गया है और मैं इसका आंसर आपको दे देती हूँ ऑप्शन में। ये क्या है, खरपतवार है, याद रखिएगा, ये क्या है, खरपतवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में शिक्षक साथी या अन्य व्यक्तियों बच्चों के कार्य करने या किसी संकल्पना को समझाने में मदद करते हैं। ऐसा कौन सा हम कार्य करेंगे जो किसी मतलब व्यक्ति की संकल्पना वगैरह को समझाने में मदद करेगा। अवकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, स्कैफोल्डिंग करेंगे या फीडबैक लेंगे। चलिए इसका लीजिए आप टाइम, जल्दी से मैं 20 सेकेंड का समय दे रही हूँ आपको, आंसर जल्दी जल्दी कर दीजिएगा इसके आप लोग, है ना, जल्दी से आंसर भी दे दीजिएगा। 20 ही सेकेंड है, जल्दी से इन 20 सेकेंड्स में आंसर भी देना है आपको। और प्लीज़ सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर डाला करें। आप लोग क्लास देखते हैं पर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं डालते हैं, लास्ट में बता के भी नहीं जाते हैं आपको क्लास कैसी लगती है, तो ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करा करें और शेयर ज़रूर करा करें। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके फ्लोडिंग, है ना। जब इसके फ्लोडिंग होती है वो, है ना, वो क्या बताता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक साथी या अन्य व्यक्ति बच्चों को कार्य करने या उनकी संकल्पना समझाने में मदद करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ देती हूँ पहले। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सतत और व्यापक प्रक्रिया के बारे में हमसे पूछा है। सीसीई छात्रों को उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक होने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है ना। ये इस बात पर जोर देता है कि शिक्षक का निर्माण बिना किसी पूर्वाग्रह और ईमानदार वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के माध्यम से किया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि
ऑप्शन कि ये अपने बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में माता पिता के साथ निरंतर बातचीत को भी प्रोत्साहित करता है। और आपका चौथा ऑप्शन है कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के बजाय एक प्रसंगत है। अब चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है आपका, सतत प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए, हमें टाइम खराब ना करते हुए इसका आंसर आपका बी है, जल्दी से देते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है ना। CCE का सीखने के रूप में आंकलन का उद्देश्य सुनिश्चित कीजिए। CCE मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, है ना। CCE आपका शिक्षक की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। CCE एक स्कूल आधारित प्रक्रिया है। CCE समय के साथ सीखने की प्रक्रिया में बदलाव का निरीक्षण करने के लिए कार्य है। CCE शिक्षा को हमेशा बदलती दुनिया के अनुकूल होने में मदद करती है। चलिए मैंने रीड कर दिया है, अब आपको समझने में आसानी होगी तो आंसर दीजिएगा इसके। तो जल्दी से लीजिए, आंसर दे दीजिएगा मुझे। आप समय कम लीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। आपका आंसर केवल आपको 20 सेकंड दिए गए हैं, उन 20 सेकंड में आपको आंसर देना है कि जो आपका CCE के सीखने के रूप में आंकलन प्रक्रिया का उद्देश्य है ना, उद्देश्य है पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए से आंसर दीजिएगा। तो आपका ख़त्म हो गया टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना। आंसर हो जाएगा कि CCE शिक्षकों की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं होती, कि ये नहीं है कि CCE करवा के आपको, जो आपके CC होते हैं छोटे छोटे, आपको याद होगा प्रोजेक्ट वगैरह बनवाए जाते हैं CCE के, है ना। जो आपका CC बनती है, प्रोजेक्ट बनवाते हैं CCE, तो वो आपकी एक जिम्मेदारी नहीं है कि आपने वो बनवा दिया और बच्चों को सिखा दिया कि एनवायरनमेंट क्या है। नहीं, आपको और भी उनके बारे में जानकारी ज़रूर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने का लाभ नहीं है। आपका अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है आपके स्कूल में तो उसका क्या लाभ नहीं है, ऐसा पूछा गया है। चलिए पहले तो टाइमर ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। चलिए कि ये आपका प्रतिभागियों को एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा करने में समय बिताने से बचाता है। कक्षा के दौरान दृश्य या श्रव्य गुणवत्ता में कभी भी आपका व्यवधान नहीं होता है। आपका विभिन्न स्थानों में प्रतिभागी एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर काम करने में सक्षम होता है। और फिर आपसे चौथा ऑप्शन बोला गया है, ये यात्रा लगान में कटौती करने में बहुत मदद करता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, आपने दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्या करता है ये, आपका क्या लाभ नहीं है, तो याद रखिएगा कक्षा के दौरान दृश्य एवं श्रवण गुणवत्ता में कभी भी व्यवधान नहीं आता। ऐसा बात नहीं है। जब आपके बहुत सी बार आपने देखा होगा लाइव क्लासेस भी चलती हैं, उनमें भी बीच में कभी बफरिंग हो जाती है, कुछ चीज़ सुनाई नहीं देती, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका व्यवधान नहीं होगा, आपको एकदम सही सही सुनाई देगा, नहीं। मगर हाँ, क्या लाभ है ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये प्रतिभागियों को एक दूसरे से मिलने एवं यात्रा में जो लगा समय है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से पढ़ रहे हैं तो आपको, अगर घर से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो आपको जाने आने का समय बचेगा, है ना। अब गए हैं तो आपके मित्र भी आपको मिले तो उनसे बातचीत करने में जो समय आपका ख़राब हुआ है वो बचेगा आपका। फिर इसके बाद विभिन्न स्थानों की प्रतिभागी एवं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर काम करने में सक्षम बनाएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको आपको दस्तावेज दिए गए हैं या नोट्स दिए गए हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे, उनको रीड करेंगे, है ना। तो फिर आपको पढ़ने की जो आपकी समझने की, जो किसी चीज़ को समझने की क्षमता है उसका विकास होगा। और हाँ, यात्रा आप इधर उधर जा रहे हो तो यात्रा में जो आपका खर्च हो रहा है ये भी आपका बच जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचनात्मक आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। रचनात्मक आंकलन के बारे में आपको बताना है, तो चलिए पहले टाइम ले लीजिएगा आप लोग। मैं रीड करती हूँ उसको। चलिए, रचनात्मक ऑप्शन ए है, जो पढ़ाया जाता है उसे डिज़ाइन करने में छात्राओं के पूर्व ज्ञान और अनुभव के पर बल बनाता है। फिर दूसरा है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक है। फिर इसके बाद प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए
प्रावधान सुनिश्चित करता है? डी ऑप्शन है, ये आम तौर पर छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक वर्ष के अंत में लिखा जाता है ताकि उन्होंने जो कुछ सीखा है उसका योग प्रदर्शित किया जा सके। तो इसका आंसर दीजिएगा आपका रचनात्मक आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा। चलिए, टाइम भी आपका पूरा हो चुका है। सही नहीं पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है ना। याद रखिएगा, क्या बोला है कि आमतौर पर छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम या शैक्षणिक वर्ष के अंत में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर आपके लास्ट में लिया जाएगा ताकि उन्हें जो कुछ सीखा है उसका योग प्रदर्शित कर सके। ऐसी बात नहीं, ये गलत है ना। जो पढ़ाया जाता है उसे डिज़ाइन करने में छात्रों को पूर्व ज्ञान और अनुभव पर बनाता है। मतलब जो है वो, अगर हर बार आपके टेस्ट पेपर वगैरह कुछ किए जा रहे हैं तो बच्चा अगर आपसे कम पढ़ रहा है या वो किसी चीज़ में कमज़ोर है उसको सुधारा जाएगा और वो उसको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। ये भी आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 310, 280, 210 या 270। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, है ना। सब लोग ही दीजिएगा। एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। अभी तक आपने अगर शेयर नहीं की है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, है ना। आप सब लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को एक बार, अभी तक आपने अगर शेयर नहीं की। चलिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस के बारे में आपसे पूछा है। हवा में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि हवा में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपसे पूछा गया। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका, क्या आप आंसर देने वाले हैं। हवा में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होती है जो आपके 75% से भी ऊपर क्या पाई जाती है, हवा में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो बाढ़ आती है तो उसका अपन को आंकलन करना है, कितनी तेज़ी से आएगी, कितने स्थान को ये खराब करेगी, इससे क्या क्या प्रभावित होगा, इसका अगर हमें आंकलन करना है तो आपके उसके बारे में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपसे पूछा गया। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि FFI का, FFMI का, FI का या FMI का। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जो आपका बाढ़ परिवर्तनशील है उसकी मापने की इकाई का क्या आंसर आप देने वाले हैं। FFI, FFMI, FI, FMI। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो आपका FFMI। देखिए, अब आप ये ज़रूर जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपको सर्च करना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ताकि आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक ये याद रहेगा। मैंने बता दिया तो वो क्लास तक ही याद रहेगा, और अगर आप खुद सर्च करेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए इसका आंसर ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में भी डालना है कि FFMI का फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फीडबैक डिवाइस के रूप में का उपयोग करके कक्ष शिक्षक कौशल विकसित किए जाते हैं। अगर आप फीडबैक कोई डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो आपके छात्र हैं उनकी किस तरीके की आपकी कौशल के विकसित किया जा सकता है, तो ये आपसे पूछा गया है। अनुकरण तकनीक का, टी समूह तकनीक का, या आपका सूक्ष्म शिक्षण का अभिक्रियात्मक निर्देश का। चलिए से आंसर दीजिएगा। 31 का आप क्या आंसर देने वाले हैं, इसका आंसर आपको देना है। देखिए आपका टाइम भी खत्म होने वाला है, लीजिए टाइम भी खत्म हो चुका है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा सूक्ष्म शिक्षण का आप क्या करते हैं, कौशल विकसित करते हैं, है ना। याद रखिएगा किसका, सूक्ष्म शिक्षण का, जल्दी से पढ़ने के शिक्षण का आप क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, है ना। तो ये आपको बताना है। लीजिए पहले तो टाइम ले लीजिए जल्दी से।
है ना, आपका जो इंडियन कार्बाइड जो गैस कंपनी थी इंडियन कार्बाइड, उससे निकली थी। कौन सी निकली थी? नाइट्रोजन गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, या क्लोरीन गैस निकली थी, ये आपको बताना है। चलिए इसे इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर देने वाले हैं? तो ये कब हुआ था ये आपका? तो याद रखिएगा ये वाला, सबसे पहले तो इसका आंसर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। कब निकली थी? 2-3 दिसंबर को निकली थी, ये भी आपको याद रखना है। 1984 में इसका रिसाव हुआ था, ये भी आप रखना है ना। इंडियन कार्बाइड गैस कंपनी का नाम है, ये भी आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके लिए कौन सा एक आंदोलन चलाया गया था? इसके जो लोग जितने भी घायल होते हैं उनके लिए आपका, है ना, कौन सा व्हाइट फेथ एक चलाया गया था उस समय प्रोग्राम, जिसके जो लोग हैं उनकी रक्षा करने, उनको बचाने के लिए, उनको जो मुआवजा वगैरह दिलाने के लिए, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका कि चीन में कौन सी नदी अक्सर बाढ़ आती है और विशेष रूप से विनाशकारी बाढ़ 1993 की महान बाढ़ थी, है ना। तो आपकी जो चीन में आपकी किस नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आपको देखने को मिलती है? जो सबसे भयंकर बाढ़ जो थी वो 1993 में आपको देखने को मिली है। आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं, उसका आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इसका। नदी का नाम आपको बताना है, नदी का नाम बताइएगा आप लोग। लुकाओ, सूले, डांग या हुयांग है, ये आपका नदी का नाम है, इसे बताना। जल्दी से बताइएगा। आपने दिए होंगे आंसर, सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हुआंग है ना। हुआंग जो नदी है, इसमें 1993 में बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई थी। इसमें हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ आती है, मगर 1993 में बहुत ज़्यादा भयंकर इसमें बाढ़ आपको देखने को मिली होगी। तो चलिए आज के जो हमारे क्वेश्चन थे, हमने फटाफट उनको जल्दी हमने करके पूरे फिनिश कर दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे। इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन आप देखने को आपको मिलेंगे। एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं आपके लिए आपकी क्लास के साथ।